नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सहकारी समितियों की ऑन बोर्डिंग की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ ने पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार यानी पेसा नियम 2022 लागू किए। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि गहरे समुद्र में खनन की अनुमति देने से पहले समुद्री जैव विविधता का आकलन करना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में गाजा में हो रही हिंसा को गंभीर चिंता का विषय बताया। भारत अमेरिका संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा और एक संसदीय समिति ने अभिभावकत्व और दत्तक ग्रहण कानूनों की समीक्षा पर रिपोर्ट सौंपी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सहकारी समितियों की ऑन बोर्डिंग की शुरुआत की है। इस कदम से सहकारी समितियां भी अन्य सरकारी खरीदारों की तरह जीएम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी कर सकेंगी। जीएम वन स्टॉप पोर्टल है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने विकसित किया है। ये पोर्टल वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से व्यापक आर्थिक लाभ प्रदान करता है। सरकारी उपयोगकर्ताओं को जीईएम के माध्यम से खरीदारी के लिए अधिकृत किया गया है और वित्त मंत्रालय ने इसे अनिवार्य बना दिया है। पहले चरण में 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर और जमा राशि वाली सभी पात्र सहकारी समितियां जीईएम पोर्टल पर ऑर्डर देना शुरू कर सकेंगी। ये कदम सहकारी समितियों को लागत के मामले में दक्षता प्रदान करेगा। अब तक सहकारी समितियां खुले बाजार से सामान और सेवाएं खरीद रही थीं। और आइए अब आपको बताते हैं सहकारिता के बारे में। सहकारिता साझा जरूरतों वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है। ये साझा आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं। ये कई सिद्धांतों पर आधारित हैं, जैसे कि स्वायत्तता, स्वैच्छिक और मुक्त सदस्यता, समुदाय की चिंताओं का समाधान आदि। सहकारी समितियों के कई लाभ भी हैं। ये स्थानीय विशेषज्ञता का उपयोग करती है और फिर स्थानीय स्तर पर लाभ अर्जित करती है। ये रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। सहकारी समितियां लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं, सामाजिक एकता कायम रखती हैं और गरीबी तथा असमानता को कम करती हैं। लेकिन सहकारी समितियों के सामने कई प्रमुख चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि इनमें अक्सर सरकारी हस्तक्षेप किया जाता है। इसके विकास में क्षेत्रीय असंतुलन देखा गया है, यानी कि कई क्षेत्रों में ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं और कई क्षेत्रों में इनका अभाव देखा गया है। इसके अलावा व्यवसाय के आकार और लागत की तुलना में उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। सहकारिता से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की बात करें तो सहकारिता संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां गठित करना एक मौलिक अधिकार है। सहकारिता को बढ़ावा देना राज्यों के लिए एक संवैधानिक निर्देश भी है, जिसका उल्लेख संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों अनुच्छेद 43(b) के तहत किया गया है। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 एक से अधिक राज्यों में कार्य संचालन करने वाली समितियों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। छत्तीसगढ़ ने पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार यानी पेसा नियम 2022 लागू किए हैं। ये नियम पेसा अधिनियम 1996 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि ग्राम सभा के 50% सदस्य जनजातीय समुदायों से होंगे और इनमें भी 25% महिला सदस्य होंगी। पेसा संसद द्वारा पारित कानून है। संविधान में पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 244 के भाग 9 से भाग 10 तक के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए ये कानून लाया गया है। 10 राज्यों ने 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। इन राज्यों में से प्रत्येक में कई जिले आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से शामिल हैं और ये 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। हालांकि पेसा अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य द्वारा अपने स्तर पर बनाए गए नियमों पर निर्भर करता है। अब तक केवल 6 राज्यों ने ही इन नियमों को अधिसूचित किया है। पेसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करता है। अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने और सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। इसमें उन प्रक्रियाओं और कर्मियों का उल्लेख है जो नीतियों को लागू करते हैं। साथ ही अन्य बातों के अलावा लघु गैर काष्ठ वन संसाधनों, लघु जल निकायों और गौण खनिजों पर नियंत्रण रखते हैं।
विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि गहरे समुद्र में खनन की अनुमति देने से पहले समुद्री जैव विविधता का आकलन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण की बैठक के 27वें सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने गहरे समुद्र में खनन पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने रेखांकित किया कि गहरे समुद्र में खनन से प्रजातियों और गहन समुद्री पर्यावास के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। भारत ने मध्य हिंद महासागर बेसिन में खनन के लिए डीप सी मिशन का शुभारंभ किया है। ISA ने ही इस मिशन की अनुमति दी है। गहरे समुद्र में खनन के तहत गहरे समुद्र के तल से कोबाल्ट, मैग्नीज, जस्ता और अन्य दुर्लभ धातुओं से समृद्ध अयस्कों को निकाला जाता है। विश्व के महासागरों के तलों का 54% किसी भी देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर है। यहाँ मौजूद खनिज संसाधनों को संपूर्ण मानव जाति के लिए साझी विरासत माना गया है। गहरे समुद्र में ऐसे कई दुर्लभ खनिज हैं जो बैटरी, स्मार्टफोन, लैपटॉप और अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए आवश्यक हैं। ये दुर्लभ खनिज 3 मुख्य संसाधन प्रकारों में पाए जाते हैं। एक है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये तल में मौजूद ठोस आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड हैं। ये लगभग 3500 से 6000 मीटर गहरे जल के तल पर तलछट से प्राप्त होते हैं। दूसरे हैं सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड या पॉलीमेटेलिक सल्फाइड। ये टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं और ज्वालामुखी क्षेत्र के साथ 500 से 5000 मीटर के जल की गहराई में बनते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रकार है कोबाल्ट समृद्ध फेरो मैग्नीज क्रस्ट का। ये 400 से 7000 मीटर की गहराई पर समुद्री पर्वतों और कटकों पर उभरी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय जमाइका के किंगस्टन में है। ये वर्ष 1994 में तब अस्तित्व में आया जब संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय 1982 लागू हुआ था। इसके अलावा अंक्लोज ने 2 अन्य संस्थाओं की भी स्थापना की है। ये हैं इटलोज और CLCS। इटलोज यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विधि न्यायाधिकरण और CLCS यानी महाद्वीपीय मग्न तट की सीमाओं पर आयोग। क्षेत्र में खनिजों का अन्वेषण करने के लिए यही 3 आधार बेसिकली देखे जाते हैं, जैसे कि कहाँ पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, कहाँ पर कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट मिलेगा। इसके अलावा पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के आधार पर इन खनिजों का अन्वेषण किया जाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में गाजा में हो रही हिंसा को गंभीर चिंता का विषय बताया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया गया। इसमें भारत ने गाजा में हिंसा कम करने और इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच वार्ता को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि द्विराष्ट्रीय समाधान पर वार्ता के माध्यम से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दीर्घकालिक शांति बहाल की जा सकती है। द्विराष्ट्रीय समाधान के तहत एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहारिक फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना की जानी है। ये राष्ट्र सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर पड़ोसी देश इजराइल के साथ शांति से रहेगा। इस समाधान के तहत इजराइल के सुरक्षा से संबंधित हितों को भी ध्यान में रखा गया है। इसे शुरू में वर्ष 1991 में मैड्रिड सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। बाद में वर्ष 1993 के ओस्लो समझौतों में भी इस पर सहमति बनी थी। भारत की इजराइल फिलिस्तीन नीति की बात करें तो भारत ने वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐतिहासिक फिलिस्तीन के क्षेत्र में इजराइल के निर्माण के खिलाफ मतदान किया था। शीत युद्ध युग के दौरान भारत फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का एक मजबूत समर्थक बना रहा। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों के अनुरूप इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक नैतिक और कानूनी पक्ष लेता रहा। भारत ने वर्ष 1992 में इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। इजराइल के साथ भारत का संबंध द्विपक्षीय आपसी मुद्दों पर आधारित होगा। ये संबंध भारत के फिलिस्तीन के साथ संबंधों से स्वतंत्र और अलग होगा। भारत अमेरिका संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। भारत और अमेरिका के विशेषज्ञों ने 6 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सर्वोत्तम योजनाओं पर चर्चा की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर फिजिकल प्रणालियों के मिशन के तहत पहचाने गए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र भारत और अमेरिका में उपलब्ध टेस्ट बेड और डेटा सेट जैसे विशेष संसाधनों का लाभ उठाएंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक वायरलेस जैसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर सहयोग का विस्तार करेंगे। छात्र और शोध कार्यों से जुड़े लोगों के आदान प्रदान के कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे। NMICPs की बात करें तो ये वर्ष 2018 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य नए युग की प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। ये एक व्यापक मिशन है। इसका लक्ष्य सभी हितधारकों
जैसे कि शिक्षा जगत, उद्योग, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करना है। ये सभी संबंधित मंत्रालयों या विभागों के साथ मिलकर कार्य करेगा ताकि उनकी प्रौद्योगिकी जरूरतों की पहचान की जा सके, समाधान विकसित किया जा सके और साइबर भौतिक प्रणालियों के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान कर सके। ये अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार से लेकर व्यवसायीकरण तक एक आधार और बाधा रहित परिवेश का निर्माण करेगा। मिशन के 4 प्रमुख कार्य हैं: प्रौद्योगिकी विकास, मानव संसाधन और कौशल विकास, नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप प्रणाली तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। एक संसदीय स्थायी समिति ने अभिभावकत्व और दत्तक ग्रहण कानूनों की समीक्षा पर रिपोर्ट सौंपी। इसके संबंध में मौजूदा प्रावधानों पर कई प्रमुख टिप्पणियां भी की गई हैं, जैसे कि हिंदू अवयस्कता और अभिभावकत्व अधिनियम 1956 के तहत एक नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक पिता होता है। पिता के नहीं होने पर माता को नाबालिग का संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये कानून हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वालों पर भी लागू होता है। गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक 1999 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने HMGA को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला माना है। न्यायालय के मुताबिक इस कानून के प्रावधान लैंगिक समानता की गारंटी का उल्लंघन करते हैं। दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के तहत दत्तक ग्रहण के मामले में माता पिता के लिए पात्रता के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में दत्तक ग्रहण विनियम 2017 LGBTQI समुदाय द्वारा दत्तक ग्रहण के बारे में कोई प्रावधान नहीं करता है। इसके तहत जो सिफारिशें की गई हैं उसमें समिति ने हिंदू अवयस्कता और अभिभावकत्व अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की है। समिति ने माता और पिता दोनों के साथ प्राकृतिक अभिभावक के रूप में समान व्यवहार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके अलावा बाल संरक्षण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, क्योंकि अभी आमतौर पर माता पिता में से किसी एक के संरक्षण में बच्चे को रखा जाता है और विशेषकर माताओं को प्राथमिकता दी जाती है। न्यायालय को माता पिता दोनों के संयुक्त संरक्षण में बच्चे को रखने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और अभिभावकत्व अधिनियम 1956 में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। इसमें LGBTQI समुदाय को भी शामिल किया जाना चाहिए। विधि आयोग ने भी यही सिफारिशें की हैं। HMGA यानी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। LGBTQI का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर और इंटरसेक्स। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ONDC के साथ जुड़ने के प्रयासों की घोषणा की है। ONDC पहल की शुरुआत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने की है। ये वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की प्रथम पहल है। ये डिजिटल कॉमर्स की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल कॉमर्स के विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खरीदारों और विक्रेताओं को एक दूसरे से ऑनलाइन रूप से जुड़ने और लेन देन करने की अनुमति प्रदान करेगा। ओपन सोर्स प्रक्रिया या सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके तहत किसी प्रक्रिया के लिए उपयोग की गई तकनीक या कोड को सभी के द्वारा इस्तेमाल करने, पुनर्वितरित करने और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाता है। जिस तरह से UPI डिजिटल भुगतान क्षेत्र कार्य करता है, उसी तरह से ONDC ई-कॉमर्स क्षेत्र में कार्य करेगा। इसके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को एकीकृत करने का कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद को सौंपा गया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। हाल ही में नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को CSIR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। CSIR की स्थापना वर्ष 1942 में की गई थी। ये एक स्वायत्त संस्था है और इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसे विविध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास संबंधी ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाता है। ये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, आउटरीच केंद्रों, नवाचार परिसरों और इकाइयों का एक गतिशील नेटवर्क है। इसमें रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान, भूभौतिकी आदि इसके व्यापक स्पेक्ट्रम है। इसने स्कूली छात्रों और वैज्ञानिकों को जोड़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठनों के सहयोग से CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम भी शुरू किया है। विश्व शेर दिवस। शेर बाघों के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं। शेर सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये समूहों में रहते हैं जिन्हें प्राइड कहा जाता है। नर शेरों की गर्दन के चारों ओर बाल का एक मोटा अयाल होता है। ये अयाल मादाओं में नहीं होता है।
एक समय में अफ्रीका, एशिया और यूरोप में इनका पर्यावास था, लेकिन अब ये अफ्रीका और भारत में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं। एशियाई शेरों को अवैध शिकार और एक ही स्थान पर रहने वाली एकल आबादी के आनुवंशिक अंतर प्रजनन के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। IUCN की लाल सूची में एशियाई शेर एंडेंजर्ड और अफ्रीकी शेर वल्नरेबल की सूची में है। बांस। दिल्ली विकास प्राधिकरण यमुना रिवर फ्रंट पर दिल्ली का पहला बांस थीम पार्क बांसेरा विकसित कर रहा है। इसे यमुना नदी कायाकल्प परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। बांस पोएसी परिवार के उपकुल बैम्बूसोइडी की एक लंबे वृक्ष जैसी घास है। ये एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और हल्के समशीतोष्ण क्षेत्रों में वितरित है। इसकी 1000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी लंबाई 30 मीटर तक होती है। इनकी कुछ प्रजातियों में प्रतिदिन 30 सेंटीमीटर से या उससे ज्यादा की वृद्धि हो सकती है। बांस को मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में, पशुओं के लिए चारे के रूप में, कपड़े और बढ़िया गुणवत्ता वाला कागज बनाने, घर बनाने, राफ्ट और दवा आदि में उपयोग किया जाता है। गैस आधारित विद्युत संयंत्र। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व की तर्ज पर एक अनिवार्य खरीद तंत्र का सुझाव दिया है। RPO यानी नवीकरणीय खरीद दायित्व ये सुनिश्चित करता है कि सभी विद्युत वितरण लाइसेंस धारक अपनी आवश्यकताओं की न्यूनतम निर्धारित मात्रा की खरीद या उत्पादन को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करें। वर्तमान में देश में 31 अप्रयुक्त गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं। इनमें एक केंद्र सरकार का, 6 राज्य सरकारों के और 24 निजी क्षेत्र के हैं। गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का महत्व ये है कि ये कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की तुलना में पार्टिकुलेट मैटर, SOx, NOx और CO2 उत्सर्जन सहित पर्यावरणीय मानदंडों के संबंध में स्वच्छ संयंत्र हैं। लेंगिया हेनिपा वायरस। चीन में लेंगिया हेनिपा वायरस नामक एक नए वायरस के 35 मामले दर्ज किए गए हैं। ये वायरस जीनस हेनिपा वायरस का हिस्सा है। ये एक जूनोटिक वायरस है। इसे पहली बार वर्ष 2018 में छछूंदरों में पाया गया था। ये वायरस घरेलू बकरियों और कुत्तों में भी पाया जाता है। इसके लक्षण हैं बुखार, थकान, खांसी, भूख न लगना आदि। इससे लीवर और किडनी प्रभावित होते हैं। अगला है वाहिका शोथ। हाल ही में एक अभिनेता ने खुलासा किया कि वे वाहिका शोथ रोग से ग्रसित थे। ये एक स्वप्रतिरक्षी विकार यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है और ये रक्त वाहिकाओं के मोटा होने का कारण बनती हैं। एक स्वप्रतिरक्षी विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र शरीर के अपने उत्तकों के विरुद्ध ही प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। ये प्रतिबंधित रक्त प्रवाह के कारण दृश्य हानि, दृष्टि और सुनने की समस्याएं, रक्त के थक्के, अंग और उत्तक क्षति आदि का कारण बन सकता है। इसके लक्षण हैं बुखार, सिरदर्द, थकान, वजन कम होना और इसका कारण है संक्रमण, रक्त कैंसर, कुछ दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया आदि। प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरे। पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रयोगशाला में निर्मित हीरों के निर्माताओं को वित्त पोषित करने की नीति को औपचारिक रूप दिया है। इन हीरों को सिंथेटिक डायमंड्स भी कहा जाता है। लैब ग्रोन डायमंड्स को उच्च दबाव, उच्च तापमान और रासायनिक वाष्प जमाव तकनीक का उपयोग करके एक प्रयोगशाला के अंदर तैयार किया जाता है। इसका महत्व ये है कि ये कम दोष वाले होते हैं और इनकी कीमत भी कम होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने NCF के तहत पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए इनपुट प्राप्त करने के लिए अंतर मंत्रालयी बैठक आयोजित की है। NCF के प्रमुख वितरण में आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा, मूलभूत साक्षरता और संख्या कौशल, योग्यता आधारित शिक्षा, कला और शिल्प का एकीकरण तथा सामुदायिक भागीदारी आदि शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक 4 NCF विकसित किए जाएंगे। बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा, शिक्षक की शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने EMRS के छात्रों के लिए एक आभासी वार्ता मंच संवाद का आयोजन किया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की शुरुआत वर्ष 1997-98 में की गई थी। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इससे वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकेंगे
और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। ये विद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति वाली आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।